अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सब सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ये थ्योरम्स, कुछ ये रिजल्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इनमें कुछ थ्योरम्स बाय नेम आ रहे हैं, कुछ वैसे ही जनरल थ्योरम्स हैं, जनरल टर्म्स हैं, जैसे मोनोटोनिक सब सीक्वेंस आ रहे हैं बाय नेम, ये आपको थ्योरम नज़र आएगा बुक्स के अंदर। डाइवर्जेंट क्राइटेरिया आ रहा है कि कोई भी अगर आपको सीक्वेंस गिवन हो, उसकी डाइवर्जेंट आप उसकी सब सीक्वेंस से रिलेट करके बता सकते हैं। देन एट द एंड बहुत ही अहम थ्योरम होता है बोल्ज़ैनो-वेस्टरेस थ्योरम, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सब सीक्वेंस बेसिकली क्या होती हैं। तो देखिए जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सबसेट्स का, सेम एज इट इज़ वैसे कॉन्सेप्ट है, बट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आएगा। कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एक सेट की बात करती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि ये 1 2 3 ये हमारा सेट है। अच्छा, अब इसका मैं जैसे सबसेट राइट करूँ, एक बी मैं सबसेट लिखूँ, मैं कहती हूँ उसमें 1 और 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसेट बेसिकली वो होता है कि कोई भी आप एलिमेंट्स उठाएं ए में से, उसको आप क्लोज कर दें करली ब्रैकेट में, तो ये बेसिकली आपके ओरिजिनल ए सेट का सबसेट बन जाता है बी के। अच्छा, एक और बात भी हमने देखी हुई है कि अगर हमारा देखें सबसेट में कुछ ऐसा ले लूँ, 1 ले लूँ, 3 ले लूँ, उसके बाद 2 ले लूँ, कि मीन्स के ए जो है वो कंटेन कर रहा है बी के अंदर, और जो बी है वो कंटेन कर रहा है ए के अंदर। एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। अगर इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएं, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हूँ, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ए सेट है वो इक्वल है बी के। बट बेसिकली ये कंडीशन आप देखेंगे कि हमारी सब सीक्वेंसेस में होल्ड नहीं करती। बाकी सेम एज इट इज़ वही कॉन्सेप्ट है जैसा कि हम सबसेट्स में देखते हैं। कि देखें अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि हम रैंडम कोई एक सीक्वेंस उठाते हैं, अब उसमें से कोई भी आप टर्म्स रैंडम उठा लें, बट उसको एक सीक्वेंस में, देखिए नेम ही जैसे इसका सीक्वेंस है, बट उसकी सीक्वेंस को आपने इंटरचेंज नहीं करना। जिस अरेंजमेंट में वो पड़े हुए हैं सेम उसी अरेंजमेंट में अगर आप राइट करते हैं तो उसको हम सब, देखिए आप इसको एग्जांपल से समझें कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरी एक सीक्वेंस है, मैं उसको xn का नेम दे दूँ और उसके अंदर कोई भी नंबर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेट कर लें बहुत ही सिंपल एग्जांपल के 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन, ये नंबर्स पड़े हुए हैं। तो ये हमारी सीक्वेंस है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ इसकी एक सब सीक्वेंस में राइट करूँ, मैं कोई भी यहाँ से सब सीक्वेंस लिख सकती हूँ, बट उसका ऑर्डर देखें सेम होना चाहिए। जैसे ये अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें से पहली टर्म ले लूँ, x1 यहाँ से ले लूँ, देन उसके बाद डायरेक्ट मैं अगर x4 ले लूँ 1/4 है, देन उसके बाद डायरेक्ट अगर मैं x6 को पिक कर लूँ 1/6 है। जो भी आपने नंबर्स लेने हैं रैंडम आप ले सकते हैं, बट उसकी अरेंजमेंट ऐसी होने, अब ऐसा नहीं होना, देखिए 1/4 के बाद आ रहा है 1/6। अब सब सीक्वेंस में कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1/6 को आप पहले लिख लें, 1/4 को आपने बाद में लिख लेना है। नेवर ऐसा। देखिए हम सेट्स में अलाउ है, हम सेट्स में ऐसा कह सकते हैं, उसमें अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं पड़ता। बट जैसा कि हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि नंबर्स को हमने एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना होता है, तो बेसिकली ये yn जो है ये आपकी xn की एक सब सीक्वेंस बन जाएगी। आप देखें यहाँ पे अगर मैं और इसमें से नंबर उठा लूँ, जैसे 1/10 है, अगेन मैं 1/12 ले लूँ एंड सो ऑन, हम कहते हैं ये आपकी जा रही है, तो ये आपकी बेसिकली सब सीक्वेंस बन जाएगी। yn जो है ये सब सीक्वेंस बन जाएगी xn की। अच्छा, अब इसमें एक और बात समझें कि एक होती है आपकी इवन सब सीक्वेंस होती है और दूसरी एक और सब सीक्वेंस होती है। कि देखिए अब अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लेते हैं, xn है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। अच्छा, अब देखें इसको अगर मैं नेम दे दूँ, पहला नंबर जो है x1 है, ये x2 है, x3 है एंड सो ऑन, ये आपका x8 हो जाएगा एंड सो ऑन। आपका ये सीक्वेंस में एक सारे नंबर्स को हमने नेम दे दिया जैसे। तो देखिए अगर मैं इसमें से पिक करती हूँ x2n नंबर्स को, मीन्स के जस्ट मैं यहाँ पे इवन नंबर्स को पिक करती हूँ। इवन नंबर्स इस सीक्वेंस में देखिए कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है एंड सो ऑन। अब सेम अगर मैं यहाँ पे ओड नंबर्स को पिक करती हूँ कि 2n-1 अगर मैं पिक करूँ तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी सब सीक्वेंस है ये इवन नंबर्स की सब सीक्वेंस होती है और ये ओड नंबर्स की सब सीक्वेंस होती है। अच्छा, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे नंबर्स भी आपके इवन और ओड आ रहे हैं, इस पे कोई मैटर नहीं करता कि आपका नंबर भी बेसिकली इवन और ओड होगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपका x1 है, तो यहाँ पे आप x1 लिखें। 1 बेसिकली जो प्लेस है वो आपकी ओड प्लेस है। सेम यहाँ पे x2 था, तो ये आपकी इवन प्लेस में जाएगा, x2 यहाँ पे आएगा। अब देखिए कुछ और इसकी एग्जाम्पल लेते हैं इवन ओड यहाँ पे सीक्वेंस को समझने के लिए, ताकि
आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि नंबर्स भी बेसिकली इवन और ओड होंगे, ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि देखें जैसे कि मैं एक और यहाँ पे सीक्वेंस है वो लेट कर लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 है, -1 है, 1 है, उसके बाद -1, 1, -1। तो ये सीक्वेंस हमने पढ़ी हुई, ये हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अच्छा, तो अब इसमें देखिए आप इवन प्लेस वाली सबसे पहले लें। तो फर्स्ट वाला 1 जो है ये ओड है, ये x1 है, तो ये आपकी ओड परमोटेशन में 1 जाएगा। अब सेम x2 है, ये आपकी इवन प्लेस पे है, तो ये -1 इवन में आ जाएगा। अब ये x3 है, तो ये आपका ओड में चला जाएगा 1। अब सेम x4 है, x4 जो है ये इवन प्लेस में जाएगा, तो ये -1। देन अगेन x5 को अगर मैं लूँ तो 5 जो है ये एक ओड नंबर है, तो ये ओड प्लेस में जाएगा, मीन्स के ओड परमोटेशन में जाएगा। एंड सेम -1 की प्लेस आ रही है यहाँ पे, x6 हो रही है, तो 6 जो है वो आपका इवन नंबर में आएगा, तो ये यहाँ पे। एंड 7 जो है 1 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आपकी होती है इवन परमोटेशन और ये होती है आपकी ओड परमोटेशन। तो इवन और ओड परमोटेशन का हर किस ये सॉरी बार बार मैं परमोटेशन कह रही हूँ, बेसिकली अभी हमने ग्रुप थ्योरी जो है उसको एंड किया था, तो वहाँ परमोटेशन की बात हुई थी, यहाँ पे सब सीक्वेंस की बात हो रही है। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है ये बेसिकली इवन सीक्वेंस सब सीक्वेंस होगी, और ये जो सेकंड वाली राइट की गई है ये आपकी ओड सब सीक्वेंस हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये हमारी जर्नल सीक्वेंस थी, ये हमारी इवन सब सीक्वेंस इसकी बन गई, और ये 2n-1 ये ओड सब सीक्वेंस बन गई। क्लियर होगी बात? आप ज़रूरी नहीं है कि इवन और ओड सब सीक्वेंस के अंदर नंबर्स भी आपके पास हमेशा इवन में इवन ही आए, ओड में ओड ही आए, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट आपने उसकी प्लेस देखनी है कि जैसे x1 है ये आपकी ओड में जाएगा, x2 है तो ये आपकी इवन प्लेस में जाएंगे, मीन्स के इवन सब सीक्वेंस में जाएंगे। देन ये x3 है तो ये आपका एंड सो ऑन चलते जाना है। क्लियर हुआ इतना? तो ये बेसिकली होती है आपकी सब सीक्वेंस। कोई भी आप उसकी अरेंजमेंट का ख्याल रखते हुए कोई भी नंबर्स उठा लें तो ये बेसिकली आपकी सब सीक्वेंस बन जाती है। अच्छा, आप इस सब सीक्वेंस को मज़ीद क्लियर करने के लिए कुछ यहाँ पे हम थ्योरम्स इसके देख लेते हैं। कि सबसे पहले देखें कि मैं कहती हूँ एक xn जो है ये मेरी एक सीक्वेंस है। अच्छा, जैसे कि अभी हमने ये ली थी कि मैं कहती हूँ मेरी xn जो है ये एक सीक्वेंस है, और मैं इसमें से कोई एक सब सीक्वेंस ले लूँ yn। तो देखिए अगर मेरी जो पेरेंट सीक्वेंस है जिसमें से मैं सब सीक्वेंस पिक कर रही हूँ, अगर मेरी पेरेंट सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, पेरेंट सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, अगर पेरेंट सीक्वेंस मेरी मोनोटोनिक है, तो इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी सब सीक्वेंस पड़ी हुई होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड भी होगी और मोनोटोनिक भी होगी। कोई ना कोई एक, लाजमी नहीं है कि सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में से सब सीक्वेंस आप उठाएं वो हमेशा हमेशा कन्वर्जेंट हो जाए, नेवर, ऐसा मैं नहीं कह रही। कि देखिए मेरी बात को गौर से सुने कि अगर मैं कहती हूँ मेरी xn सीक्वेंस कोई एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसमें से कोई मैं yn सीक्वेंस उठाती हूँ, तो बेसिकली एटलीस्ट एक सब सीक्वेंस उसकी मुझे ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि वो कन्वर्जेंट होगी। अब सारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। एंड सेम अगर मेरी xn कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस है, देन उसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसी सब सीक्वेंस पड़ी हुई होगी, एक से ज़्यादा भी बेसिकली हो सकती है, बट एटलीस्ट मुझे एक yn उसमें सीक्वेंस ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि वो बाउंडेड हो जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर हमारी एक्चुअल जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक सीक्वेंस yn मुझे लाजमी मिलेगी जो कि मोनोटोनिक हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि नेक्स्ट वन बहुत ही अहम रिजल्ट है। इसमें देखें हमें एक सीक्वेंस गिवन है xn, वो कहते हैं कि xn जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो l के इक्वल है, मीन्स कि ये हमारी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर तो हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, देन उसकी जो इवन प्लेसेस की सब सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। बेसिकली वो भी, अगर फर्स्ट सीक्वेंस जो xn पेरेंट सीक्वेंस थी हमारी, अगर वो l को अप्रोच करें, मीन्स कि उसका जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो l आ रहा है, तो ऐसा लाजमी होगा कि अगर आप इवन सब सीक्वेंस उसकी लें या उसकी ओड प्लेसेस सब सीक्वेंस लें, तो दोनों का जो आंसर है वो हमेशा l ही आएगा। और अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, मीन्स कि वो l का आंसर, उसका जो आंसर है वो लिमिट है वो अप्रोच नहीं कर रहा है l को, मीन्स कि वो डाइवर्ज कर रही है सीक्वेंस, तो उसकी आप इवन प्लेसेस उठा लें या आप उसकी ओड उठा लें, दोनों का जो आंसर होगा वो l नहीं होगा, मीन्स कि वो भी आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर सकती है।
अगर देखें, इसको गौर से देखें कि अगर ये कन्वर्जेंट है और एल को अप्रोच कर रही है तो ये दो लाजमी कन्वर्जेंट होंगी और कन्वर्ज भी उसी पॉइंट एल को ही कर रही होंगी। अब देखें, आप इसके अपोजिट आ जाएं कि अगर मैं कहती हूँ मेरी एक्स एन सीक्वेंस जो है वो एल को अप्रोच नहीं कर रही, मीन्स कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी ये जो दो इवन और ओड प्लेसेस की जो सब सीक्वेंस आ रही हैं ये कन्वर्ज कर सकती है, बट ये जो कन्वर्ज करेंगी ये सेम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेंगी कि अगर इसका आंसर एल है तो इसका कोई और आंसर एम आ जाएगा। देखें, इसको एग्जांपल से समझें कि अभी जैसे हमने एक एग्जांपल की, देखें इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक एग्जांपल की थी कि 1, इसकी काउंटर एग्जांपल और इसकी एग्जांपल दोनों हम देख लेते हैं कि 1 था, 1/2 था, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। जी आपकी एक सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसमें से अगर मैं इवन प्लेसेस की सब सीक्वेंसेस की ले लूँ तो वो आएगी बेसिकली यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/6 एंड सो ऑन। ये आपकी होगी 1/2 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस होगी। एंड अगर मैं इसकी यहाँ पे ओड के बाद इवन प्लेसेस की सब सीक्वेंस पिक करती हूँ तो इसमें नंबर्स होंगे 1, 1/3, 1/5 एंड सो ऑन, ये 1/2 एंड -1 एंड सो ऑन। तो अब देखिए, फर्स्ट वाली सीक्वेंस तो हमें पता है ये कन्वर्जेंट है और जैसे जैसे डिवाइजर में नंबर्स बढ़ते जाएंगे ये अप्रोच करेगी ज़ीरो को, मींस कि हमारी ये कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसकी इवन यहाँ पे सब सीक्वेंस को देखूँ तो इसमें भी हमारा डिवाइजर में जो है वो नंबर बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली अगर इसको आप ऐसे राइट करें कि फर्स्ट वाली सीक्वेंस जो है हमारी वो 1/n है और जो इसकी हमने सब सीक्वेंस ली है वो 1/2n है और जो इसकी अगेन हमने सब सीक्वेंस ली है वो इवन नंबर्स की वो 2n-1 है। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर आप लिमिट को अप्रोच करवाएं, एन अप्रोच इन्फिनिट अप्रोच करवाएं तो आप देखेंगे कि 1/∞ ये भी आंसर 0 देगा। और सेम अगर इसको आप करें 1/2 इंटू इन्फिनिट तो ये आपका 1/∞ ये भी अगेन आंसर 0 दे देगा। एंड सेम 1/2 इन्फिनिट -1 करें तो ये भी बेसिकली 1/∞ और आंसर देखें 0 दे रहा है। तो हमारा थ्योरम, हमारा रिजल्ट भी बेसिकली यही कह रहा है कि अगर आपकी एक्चुअल जो सीक्वेंस है अगर वो अप्रोच कर जाती है किसी एक लिमिट को, जैसे इसको मैं एल का नेम दे दूं और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो सेम अगर इसकी इवन उठाएं या ओड उठाएं अगर वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो भी अगर दोनों एल को ही अप्रोच कर रही है तो बेसिकली तीनों का जो आंसर होगा, तीनों का जो लिमिट का आंसर होगा वो सेम आएगा। अच्छा, अब इस थ्योरम को मज़ीद अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको मैं इसकी काउंटर एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली फिर आपको जो इसका आइडिया है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देखें, जैसे कि अभी हमने एक सीक्वेंस ली थी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, हालांकि वो कन्वर्जेंट नहीं थी, अब इसकी काउंटर एग्जांपल हम ले रहे हैं, बट उसकी सब सीक्वेंस हम देखेंगे वो हमारे पास जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाती है। कि देखें, हमने यहाँ पे सीक्वेंस ली थी, यहाँ पे 1 लिया था, -1, 1 लिया था, -1, 1, -1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसमें से आप इवन प्लेसेस उठाएं, सबसे पहले इवन उठाएं तो ये इवन ये नंबर है, यहाँ पे ये मींस के -1, -1 सो ऑन ये जा रहा है, ये इवन प्लेसेस की सब सीक्वेंस है। सेम अगर मैं ओड प्लेसेस की उठाऊं तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, x3, x5 एंड सो ऑन, तो ये 1, 1, 1 एंड 1 सो ऑन ये जा रही है। तो अब एक्स एन सीक्वेंस को अगर मैं बेसिकली देखूं तो ये मेरी सीक्वेंस जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। 1 और -1 के दरमियान हमारी सीक्वेंस जो है वो ऑसिलेट कर रही है, मतलब हमारी सीक्वेंस जो है ये डाइवर्ज कर रही है। बट अगर मैं यहाँ पे इवन प्लेसेस की सीक्वेंस को देखूँ तो इसमें जस्ट नंबर ही एक है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रही है -1 को। और सेम अगर मैं इवन सीक्वेंस को देखूँ तो ये मेरी यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है 1 को। तो अब देखें, मैंने आपसे कहा कि अगर हमारी एक्चुअल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है और वो एल को कर रही है तो मीन्स उसकी इवन और ओड भी हमेशा एल को ही करेंगी। बट अगर एक्चुअल सीक्वेंस मेरी डाइवर्जेंट है, जैसे कि ये आ रही है, तो इसकी जो इवन और ओड होंगी वो कन्वर्जेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। बेसिकली देखें, यहाँ पे ये हो गई हैं, और अगर ये हो भी गई हैं तो इनका कन्वर्जेंट पॉइंट जो है आपके पास वो डिफरेंट आएगा, जो कि देखें यहाँ पे आ रहा है कि इवन के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट पॉइंट जो है, लिमिट आंसर जो है लिमिट का वो -1 आ गया, और हमारा ओड के लिए जो था लिमिट का आंसर वो +1 के इक्वल आ गया।
क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे आप डाइवर्जेंट इसकी प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो सब सीक्वेंस हैं उसका जो आंसर है, दो सब सीक्वेंस भी स्पेशल किस्म की होनी चाहिए, एक इवन और एक ऑड। बाकी सब सीक्वेंस की बात नहीं की गई, जस्ट इवन और ऑड की बात की गई है। अगर तो आपकी दो सब सीक्वेंस इवन और ऑड प्लेसेस की सब सीक्वेंस, उनका आंसर जो है वो कन्वर्ज करें या ना करें, अगर तो वो कन्वर्ज कर रही है और उनका आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि इसका आ रहा है, तो आपको एक्चुअल सीक्वेंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बगैर चेक किए आप कह सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल सीक्वेंस होगी वो डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि अगर वो कन्वर्जेंट होती तो हम दोनों, हमारी इन दोनों का आंसर जो था, हमारी इवन और ऑड का जो आंसर था वो सेम आता। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारा रिजल्ट देखें कि यहाँ पे बात की गई है मोनोटोनिक सब सीक्वेंसेस की। कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस लेती हूँ, अगर वो मोनोटोनिक हुई तो लाजमी है कि उसकी जो सब सीक्वेंस होती है वो मोनोटोनिक ही होगी। अच्छा, बट अब अगर हमारी कोई सीक्वेंस है, मैं एक्सन कोई एक सीक्वेंस पेरेंट सीक्वेंस ले रही हूँ, वो मैं कहती हूँ मोनोटोनिक नहीं है। मींस मोनोटोनिक में भी बेसिकली हमने चार कंडीशन पढ़ी हुई है, या तो वो हमारी इंक्रीजिंग हो, या जस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं हमारी जो सीक्वेंस है वो बेसिकली मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अच्छा, खैर, तो अगर इसका आपने इसकी डिटेल करनी है तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स में देखें बहुत अच्छे से। इस पर इनफैक्ट मेरा एक सेपरेट लेक्चर है मोनोटोनिक सीक्वेंस पे, तो वो आप देख लें। तो खैर, बात ये हो रही थी कि अगर आपकी एक्चुअल सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक नहीं भी है, सिंपल एक सीक्वेंस है, तो उसके अंदर आपको एक लाजमी सब सीक्वेंस, एटलीस्ट एक सीक्वेंस लाजमी आपको मिलेगी जो कि मोनोटोनिक सब सीक्वेंस उसकी बन जाएगी। तो देखिए, वही रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर एक्स कोई आपकी एक सीक्वेंस है, देन देयर एग्जिस्ट अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, एटलीस्ट एक आपको मोनोटोनिक सब सीक्वेंस उसकी ज़रूर लाजमी मिलेगी। एक से हाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आपको एक लाजमी उसमें मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि इसमें भी आपको अगर एक एक्सन सीक्वेंस गिवन हो और इसमें देखें वो कह रहे हैं देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अब फॉलोइंग इक्विवेलेंट का मतलब कि ये तीन कंडीशंस हैं। अब अगर मैं कोई भी एक कंडीशन उठाऊं तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी दो मेरी होल्ड कर जाएंगी। मींस अगर मैं पहली लूँ और मैं थर्ड को लूँ तो ये होल्ड कर जाएगी, फर्स्ट और सेकेंड लूँ तो ये भी होल्ड कर जाएगी, फर्स्ट और थर्ड को लूँ तो ये भी होल्ड कर जाएगी। इक्विवेलेंट होने का ये मतलब होता है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन देखें कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारी एक्सन जो सीक्वेंस है वो नॉट कन्वर्जेंट, मींस कि वो डाइवर्ज कर रही है, हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। बेसिकली देखिए, ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। हम कहते हैं कि अगर हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्सन में कहती हूँ कन्वर्जेंट है, उसका कन्वर्जेंट पॉइंट जो है वो एल है, तो हम कहते हैं कि हमारी, इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए एक एप्सिलॉन जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि अगर हम एक्सन को यहाँ पे माइनस करें, मैं कहती हूँ ये एक्स को अप्रोच कर रही है, कि एक्सन की सीक्वेंस जो है हमारी एक्स को अप्रोच कर रही है, मीन्स कि इसका जो लिमिट का आंसर है वो एक्स आया है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली हमें ये कहती है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डेफिनेशन बाय ग्राफ हमने देखी थी। तो हमने वहाँ पे कहा था कि एक्स एन माइनस एक्स का जो मोड है ये आपके पास लेसर इक्वल, या इक्वल भी हो सकता है या स्ट्रिक्टली लेस भी हो सकता है, एप्सिलॉन के होता है। ये हमारी बेसिकली डेफिनेशन थी, सीक्वेंस किसी लिमिट की सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। तो इसके अपोजिट देखें, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, एक्स को कन्वर्ज नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के लिए लेस आर इक्वल नहीं आएगी, यहाँ पे ये ग्रेटर आर इक्वल टू आएगी। तो सेम ये रिजल्ट हमें यही बता रहा है। जस्ट एप्सिलॉन डेफिनेशन में हमने एप्सिलॉन यूज़ किया था, अब थ्योरम के अंदर उन्होंने एप्सिलॉन नोट को यूज़ कर लिया, तो आप नोट लगा लें, बाकी सेम वही डेफिनेशन है। अगर कन्वर्जेंट है तो लेस आर इक्वल आएगा, अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो ग्रेटर आर इक्वल आ जाएगा। तो सेकंड वाला पॉइंट देखें, सेम वही चीज़ बता रहा है। सेम वो कह रहे हैं अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो एक्स एन माइनस एक्स का जो मोड होगा वो लेस की बजाय ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। सेम एज इट इज़, इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो एटलीस्ट मुझे एक सब सीक्वेंस उसकी लाजमी ऐसी मिलेगी कि वो भी डाइवर्ज कर जाएगी। कि देखें, इसी सीक्वेंस में से मैंने वाई एन एक सब सीक्वेंस उठा ली, मैंने कहा एक्स एन जो है मेरी कन्वर्जेंट नहीं है, तो वाई एन एटलीस्ट मुझे एक ऐसी मिल जाएगी कि वाई एन माइनस वाई मैं करूँ। वैसे तो सिंपल इसकी डेफिनेशन कन्वर्जेंट की होती है लेस आर इक्वल, बट यहाँ डाइवर्जेंट के लिए हम कह रहे हैं, नोट कन्वर्जेंट के लिए कह रहे हैं, तो हम बोलेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा।
तो देखें यहाँ पे हर किस मैंने ऐसे नहीं कहा कि हर सीक्वेंस जो आपकी होगी वो नॉट कन्वर्जेंट की यहाँ पे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट एक सब सीक्वेंस ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो कि यहाँ पे डाइवर्जेंट होगी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली थी 1 -1 1 -1 उस सीक्वेंस की, कि देखें उसकी हमने एक इवन की और एक ओड की ली थी, कि बेसिकली जो xn जो थी हमारी 1 -1 1 -1 ये खुद तो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस थी, बट इसकी दो सब सीक्वेंस इवन और ओड की सब सीक्वेंस जो एग्जिस्ट कर रही थी वो बेसिकली हमारे पास कन्वर्जेंट बन गई थी। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये थ्योरम गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट एक ऐसी सब सीक्वेंस ज़रूर मिलेगी जो कि वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। कि देखें अगर मैं इसमें से एक ऐसी सब सीक्वेंस लूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ, x1 को ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं x2 को ले लेती हूँ, x3 को, x4 को छोड़ के x5 को ले लेती हूँ, तो वो कुछ ऐसे -1 1 मैं कुछ ऐसी सीक्वेंस ले लेती हूँ। तो आप देखें ये भी बेसिकली मेरी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो मीन्स अगर एक्चुअल सीक्वेंस मेरी डाइवर्जेंट है तो एटलीस्ट एक ऐसी सब सीक्वेंस मुझे इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, लास्ट में मिलेगी जो कि डाइवर्ज करेगी। हालांकि इस डाइवर्जेंट सीक्वेंस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी मुझे मिल रही थी, इवन और ओड की सीक्वेंस जो थी वो मेरे पास कन्वर्जेंट थी। तो बेसिकली ये थ्योरम हमें ये चीज़ बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि हमारे पास डाइवर्जेंट क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस आप उठाएं अगर वो डाइवर्जेंट है, तो अगर मैं xn उठाती हूँ, मैं कहती हूँ ये मेरी सीक्वेंस डाइवर्जेंट करेगी इफ़ एंड ओनली। सबसे पहली बात तो हमने कहा हुआ है कि कोई सीक्वेंस हो अगर आपके पास वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो वो हमेशा हमेशा आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। बट अगर मैं बाउंडेड की बात करूँ तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है। बट जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है हमेशा हमेशा वो बाउंडेड होती है, और बाउंडेड कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हाँ, अगर बाउंडेड के साथ हमने वहाँ पे मोनोटोनिक भी इंक्लूड किया था, बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक सीक्वेंस हो तो वो हमेशा कन्वर्ज कर जाती है। बट जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है वो हमेशा आपकी डाइवर्जेंट होती है। तो वही लिखा हुआ है कि आपकी सीक्वेंस xn विल डाइवर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ xn इज़ अनबाउंडेड। कि xn आपकी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगी, कब होगी, जब आपकी सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड हो जाए। बट अगर आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड नहीं है फिर भी वो ज़रूरत यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस भी आपकी डाइवर्ज कर जाए। तो ऐसा कब होगा? तो xn जो है आपका यहाँ पे डाइवर्ज कब करेगा? जब आपके पास कोई दो ऐसी उसकी सब सीक्वेंस मिल जाएं जिनकी जो लिमिट है वो इक्वल ना आए, हालांकि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो इक्वल अगर ना आए तो हम बोलेंगे हमारी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करिए। बेसिकली इसमें भी सेम वही एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने लिया था 1 -1 वाली सीक्वेंस 1 -1, तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी एक्चुअल सीक्वेंस जो है, देखें आप बेसिकली ये बाउंडेड है, -1 और 1 के दरमियान बाउंड हो रही है। इसका जो यहाँ पे इन्फीमम है वो -1 है, जो इसका सुप्रीमम है वो 1 है, इसके सारे 1 से ग्रेटर नंबर इसके अपर बाउंड है, और -1 से जो स्मॉलेस्ट सारे नंबर्स हैं वो इसके लोअर बाउंड है। मीन्स हमारी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो गई है, बट फिर भी ये हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर इस पर आप डाइवर्जेंट क्राइटेरिया लगाएं तो वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आपको दो ऐसी सब सीक्वेंसेस की मिल जाती हैं जो कि कन्वर्जेंट है और उनकी जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही। तो अभी हमने देखा कि जो इसकी इवन की आंसर आ रहा था वो 1 आ रहा था, जो ओड सब सीक्वेंस का जो यहाँ पे लिमिट का आंसर आ रहा था वो -1 आ रहा था। दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई, बट इवन और ऑड दो ऐसी सब सीक्वेंस मुझे मिल गई जिनका जो लिमिट का आंसर है वो इक्वल नहीं आया। तो इक्वल ना आने का ये मतलब है कि जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंस है वो हमेशा हमेशा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो मीन्स कि हमारी जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट इसको अगर प्रीवियस हम थ्योरम से इसको करें तो बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा तब आपकी वो होगी कन्वर्जेंट जब वो मोनोटोनिक भी हो जाए। बट इसके बाद देखें इस आइडिया को थोड़ा एक्सटेंड किया गया। बोल्ज़नो वीस्टिस, ये आपके एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है वो कोई बात नहीं, अगर वो खुद कन्वर्जेंट नहीं है, जैसे कि ये हमने देखा ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस तो है बट ये खुद कन्वर्जेंट नहीं है, तो आपको इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कोई ऐसी सब सीक्वेंस ज़रूर लाजमी मिलेंगी जो कि वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। जो कि देखिए हमें एक से ज़्यादा, हालांकि ये दो सब सीक्वेंस ऐसी, इससे भी ज़्यादा और भी सब सीक्वेंस मिल सकती हैं आपको जो कि कन्वर्जेंट हो जाए।
तो बुल्ज़ैनो-वेस्टर्स थ्योरम बेसिकली हमें ये बता रहा है कि अगर आप कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं, अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, बहुत ही अहम रिजल्ट है। हालांकि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिहाज से कि अगर आप कोई एक बाउंडेड सीक्वेंस उठाएं, अगर वो खुद कन्वर्जेंट है तब तो अच्छी बात है, उसकी सबसीक्वेंस भी बेसिकली कन्वर्जेंट ही होगी, हमें ये वाला रिजल्ट बता रहा है। बट वो कह रहे हैं कि अगर आप बाउंडेड सीक्वेंस ऐसी उठाएं जो कन्वर्जेंट खुद नहीं भी है, तो उसके पास लाजमी ऐसी सब सीक्वेंस वो कंटेन करेगा जो कि खुद वो कन्वर्जेंट हो जाएंगी। खुद वो कन्वर्जेंट नहीं है एक्चुअल सीक्वेंस, उसकी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो रही है। तो बुल्ज़ैनो-वेस्टर्स थ्योरम हमें ये चीज़ बता रहे हैं। क्लियर होगी बात? होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।